नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स 2023 के प्रिपरेशन, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो सामान्य विज्ञान का टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है स्वास्थ्य रोग यानी हेल्थ डिजीज़। पिछली बार आरएएस प्रीलिम्स 2021 में यहाँ से 3 सवाल आए थे और इतने सिंपल थे कि कोई भी व्यक्ति यदि स्वास्थ्य रोगों को पढ़ के गया होगा तो वो तीनों क्वेश्चन को ईजिली कर पाया होगा। तो आज हम ये जितने भी स्वास्थ्य रोग हैं उनको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और जो पिछली बार जो सवाल आए थे उनको भी हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। मैं आपको वो सवाल पहले दिखा देता हूँ। ये सवाल थे आरएएस प्रीलिम्स 2021 में जो सवाल आए थे, 3 सवाल थे और उनका सीरियल भी बिल्कुल सीक्वेंस में था, यानी 94 वाला सवाल था, 95 और 96 वाला सवाल था। तो ये 3 सवाल थे, बिल्कुल ईजी सवाल थे। पहले हम अपनी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, थ्योरी को डिस्कस करने के बाद में इन तीनों सवालों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपसे रोग की डेफिनेशन पूछी जाए कि रोग क्या है, तो रोग की डेफिनेशन होती है कि शरीर के पूर्ण रूपेण कार्य करने में किसी प्रकार की कमी होना ही रोग कहलाता है। यानी शरीर अपनी नेचुरल स्टेज में जिस प्रकार काम कर रहा था, बीमारी के बाद में या रोग के बाद में अपनी क्षमता कम कर देता है या क्षमता कम हो जाती है, उसी को बोलते हैं रोग या डिजीज़। यदि रोगों के प्रकार की बात करें तो हम यहाँ पे 3 प्रकार के रोगों को डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम संक्रामक रोग, जिनको हम जूनोटिक रोग भी बोलते हैं। दूसरा हम डिस्कस करेंगे आनुवंशिक रोग, यानी कि जो जेनेटिक डिजीज़ होती हैं उनके बारे में। और तीसरा हम डिस्कस करेंगे असंक्रामक रोग, जो कि फैलते नहीं हैं। तो इन तीनों रोगों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहला हमारा जो रोग है उसका नाम है संक्रामक रोग, या फिर हम बोलते हैं इसको जूनोटिक रोग। अब इसको जूनोटिक रोग क्यों बोलते हैं, तो देखो, प्राकृतिक रूप से जानवरों से मनुष्य में या मनुष्य से जानवरों में फैलने के कारण ही इसको जूनोटिक रोग कहा जाता है। और ये एक संक्रामक रोग होते हैं, यानी जूनोटिक रोग जो भी होगा वह संक्रामक रोग होगा। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है, या फिर मनुष्य से जानवरों में या जानवरों से जानवरों में भी फैल सकता है, या फिर मनुष्य से जानवरों में भी फैल सकता है। लेकिन जो जूनोटिक रोग होता है उसमें जानवरों से मनुष्य में फैलने की संभावना अधिकतम रहती है, बजाय मनुष्य से जानवरों में फैलने की। अब यदि बात करें कि जो संक्रामक रोग हैं वो किस प्रकार से फैल सकते हैं, यानी कि उनके रोगजनक क्या हैं, तो 3 प्रकार के रोगजनक हैं जिनके द्वारा संक्रामक रोग फैल सकते हैं। पहला है जीवाणु, जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं। दूसरा है विषाणु, जिसको हम वायरस बोलते हैं। और तीसरा है परजीवी, जिसको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं। तो इन 3 माध्यम से संक्रामक रोग या फिर जूनोटिक रोग फैल सकते हैं। ठीक है, बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे जीवाणु जनित रोग, यानी कि जो बैक्टीरिया से फैलते हैं उन रोगों की। उसमें जो सबसे पहला रोग है उसको बोलते हैं हैजा, या फिर उसको हम हिंदी में कई बार कोलेरा भी बोल देते हैं। इंग्लिश वर्जन है हैजा का कोलेरा, परंतु हिंदी में लिख दिया जाता है कोलेरा। तो कोलेरा और हैजा दोनों एक ही हैं। यदि बात करें कि किस जीवाणु के कारण फैलता है, तो एक जीवाणु है जिसका नाम है विब्रियो कोलेरी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जितने भी रोग हैं उनके जनक याद रखने चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल बनने की संभावना अधिकतम इसलिए हो जाती है कि जोड़ी बनाने वाले सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जनक हो गया विब्रियो कोलेरी, जिसके कारण हैजा फैलता है। यदि हैजा के लक्षण की बात करें तो इसमें उल्टी, दस्त, पेशाब बंद, पेट में दर्द, प्यास अधिक लगना और आंखें पीली पड़ जाना इसके मुख्य लक्षण हैं। यदि इसके होने के कारण की बात करें कि किस वजह से हैजा होता है, तो दूषित भोजन, फल, सब्जियों का सेवन तथा मक्खियों के द्वारा हैजा फैलता है। इसलिए हमेशा कभी भी फल या सब्जियां खाए तो उसको हल्के गुनगुने पानी में धोकर खाना जरूरी है, और दूषित भोजन नहीं खाना चाहिए, और मक्खियों से जितना दूरी रख सकें उतना दूरी रखना चाहिए। बचाव की बात करें तो जो हैजा है उसको नाइट्रोन्यूक्लेटिक अम्ल, जो कि एक पेटेंट दवा है, डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, नाइट्रोन्यूक्लेटिक अम्ल। ये एक दवा है जो कि हैजा के बचाव में उपयोगी रहती है। जीवाणु से होने वाला अगला रोग है डिप्थीरिया, या फिर इसको कंठ रोहिणी के नाम से भी जाना जाता है। यदि इसके जनक की बात करें
तो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया ये इसका जनक है, यानी ये बैक्टीरिया है जिसके द्वारा डिप्थीरिया फैलता है। लक्षण की बात करें तो श्वास लेने में काफ़ी तकलीफ होती है और जो डिप्थीरिया होता है वो अधिकतर बच्चों में ज़्यादा होता है। कारण की बात करें तो वही है दूषित फल सब्जियों का सेवन करने से तथा वायु के द्वारा, यानी दूषित फल तथा जो सब्जियां होती है उनसे वायु के द्वारा ये जो रोग हैं ये फैलता है और अधिकतर बच्चों में फैलता है। अगर बचाव की बात करें तो इसमें एक टीका लगता है जिसका नाम है डीपीटी का टीका, और टीके को ही हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं। डीपीटी का मतलब है डिप्थीरिया, पी का मतलब पर्टुसिस और टी का मतलब टिटनेस, यानी 3 रोगों के लिए ये एक टीका लगता है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस यानी जिसको काली खांसी बोलते हैं या फिर कुकर खांसी भी बोलते हैं, और तीसरा है टिटनेस। तो इन तीनों रोगों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है और इसके बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगला बैक्टीरिया जनित जो रोग हैं वह हैं कुष्ठ रोग, और इस कुष्ठ रोग का जो जनक है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा कुष्ठ रोग फैलता है। लक्षण की बात करें तो इसमें चमड़ी में घाव पड़ जाते हैं तथा चमड़ी गलने लगती है, यानी एक प्रकार से पूरी चमड़ी पे फफोले टाइप से हो जाते हैं और चमड़ी गलने लगती है। होने के कारण का बात करें तो जिस व्यक्ति को ये रोग है पहले से, उस रोगी के अधिक संपर्क में होने से भी फैल सकता है। इसके अलावा रोगी के अधिक संपर्क में यदि मक्खियां हैं तो उन मक्खियों के द्वारा भी किसी अन्य व्यक्ति में कुष्ठ रोग फैल सकता है। तो ये एक संक्रामक रोग है। बचाव की बात करें तो एंटीबायोटिक्स व गंधक का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर के द्वारा एंटीबायोटिक्स दी जाती है तथा गंधक का उपयोग किया जाता है चमड़ी पे, ताकि चमड़ी जो है वो गले ना। इसके बाद में अगला रोग आता है जिसका नाम है प्लेग, और प्लेग को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जनक की बात करें तो जनक है बेसिलस पेस्टिस इसका जनक है। वाहक की बात करें तो ये चूहे तथा गिलहरी के माध्यम से फैलते हैं, यानी कि जो बेसिलस पेस्टिस हैं वो चूहे तथा गिलहरी में पाया जाता है जिसके माध्यम से ये मनुष्य में फैलता है। तो ये एक जूनोटिक रोग भी हो गया और एक संक्रामक रोग भी हो गया। बचाव की बात करें तो प्लेग का इंजेक्शन लगता है जिसके द्वारा प्लेग को रोका जाता है। नेक्स्ट रोग है टिटनेस, या इसको धनु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस के जनक की बात करें तो यह है बेसिलस टेटनी। बेसिलस टेटनी बैक्टीरिया के कारण टिटनेस फैलता है। लक्षण की बात करें तो जबड़े की मांसपेशियां सिकुड़ी हुई स्थिति में रह जाती है, यानी जो हमारा जबड़ा है वो सिकुड़ जाता है और खुलता नहीं है इस टिटनेस के कारण। होने के कारण की बात करें तो जंग लगे लोहे से यदि कट गया व्यक्ति तो टिटनेस हो सकता है। इसके अलावा कांच से यदि कट गया हो या फिर घोड़े के मल के संपर्क में आ गया हो तो टिटनेस या फिर धनु स्तंभ रोग हो सकता है। बचाव की बात करें तो पेनिसिलिन तथा एंटीसीरम का इंजेक्शन लगता है। पेनिसिलिन दवाई दी जाती है तथा एंटीसीरम एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसके माध्यम से जो टिटनेस है उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट रोग है तपेदिक, या इसको अन्य नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं क्षय रोग या यक्ष्मा या फिर सील शोध भी बोलते हैं, और इसका इंग्लिश में नाम है टीबी ट्यूबरक्लोसिस। तो ये सारे नाम एक ही रोग के हैं। जनक की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण तपेदिक रोग फैलता है। यह बैक्टीरिया जनित रोग हैं, एक संक्रामक रोग हैं। लक्षण की बात करें तो रोगी को बार बार खांसी और कफ के साथ खून आता है। होने के कारण की बात करें तो रोगी के कफ तथा हवा के संपर्क में, यानी यदि किसी व्यक्ति में पहले से ये रोग हो रखा है तो उस रोगी के कफ के संपर्क में आने से अन्य व्यक्ति को ये फैल सकता है। बचाव की बात करें तो इसमें एक बीसीजी का टीका लगता है। इस बीसीजी के टीके के माध्यम से टीबी को रोका जाता है। नेक्स्ट हमारा जो रोग है वह है टाइफाइड, या इसको अन्य नाम दिया जाता है मोतीजरा के नाम से भी टाइफाइड को जाना जाता है। टाइफाइड भी एक बैक्टीरिया जनित रोग है। इसका जो बैक्टीरिया है वह है साल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड फैलता है। लक्षण की बात करें तो इसमें तेज़ी से बुखार आता है, और होने के कारण इसमें खाने पीने में तथा दूध में पाई जाने वाला जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के कारण
टाइफाइड फैलता है। यानी जो दूषित पानी है उस दूषित पानी में साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया वो पनपता है, जिसके कारण टाइफाइड रोग होता है। और टाइफाइड को हम मोती जरा के नाम से भी जानते हैं। बचाव की बात करें तो टाइफाइड ओरल वैक्सीन दी जाती है, जिसके माध्यम से टाइफाइड का इलाज किया जाता है। अगला बैक्टीरिया जनित जो रोग है वह है काली खांसी। इसके जनक की बात करें तो बोर्डला पर्टुसिस या हीमोफिलस पर्टुसिस, ये दो बैक्टीरिया हैं। इन दोनों बैक्टीरिया के कारण काली खांसी ही फैलती है। लक्षण की बात करें तो बच्चों में अधिक व लगातार आने वाली तेज खांसी ही काली खांसी के नाम से जानी जाती है, और ये बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। होने के कारण बात करें तो प्रदूषित भोजन या दूषित भोजन तथा दूषित जल व मिट्टी के माध्यम से भी काली खांसी फैलती है। यानी जो भी दूषित भोजन होगा, दूषित पानी होगा, उसमें ये जो बैक्टीरिया हैं बोर्डला पर्टुसिस या फिर हीमोफिलस पर्टुसिस ये पाया जाता है, जिसके कारण काली खांसी फैलती है। बचाव की बात करें तो मैंने आपको बताया था 3 रोग हैं, तीनों रोगों में एक ही टीका दिया जाता है जिसका नाम है डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। तो इन तीनों के लिए एक ही टीका दिया जाता है बच्चों को। नेक्स्ट जो रोग है वह है निमोनिया। निमोनिया की बात करें तो इसका जो जनक है वो है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण निमोनिया फैलता है। लक्षण की बात करें तो फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, जिससे कि श्वास लेने में पीड़ा होती है, और तेज बुखार भी इसका प्रमुख लक्षण है। होने के कारण की बात करें तो निमोनिया कारक शरीर में स्वस्थ नाल से प्रवेश करता है, यानी हमारे हवा के माध्यम से भी ये प्रवेश कर सकता है, या फिर किसी अन्य भोजन के माध्यम से भी ये प्रवेश कर सकता है। बचाव की बात करें तो संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क में आने से बचना चाहिए, क्योंकि हवा के माध्यम से ये जो निमोनिया है ये फैलता है, यानी ये एक संक्रामक रोग है। तो ये हमने 9 संक्रामक रोगों के बारे में डिस्कस किया है। आपको इन सभी के जनक तो इम्पोर्टेंट हैं, जनक तो आपको याद रखनी ही चाहिए। इसके अलावा जो भी जो इम्पोर्टेंट टीके हैं इनके बारे में भी आपको याद रखना है कि किस चीज़ के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। बैक्टीरिया जनित रोगों के बाद में हम बात करते हैं विषाणु जनित रोगों या फिर वायरस जनित रोगों के बारे में। यानी वे कौन से रोग हैं जो कि वायरस के कारण या फिर विषाणु के कारण फैलते हैं। तो उसमें जो पहला रोग है वह है एड्स। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो दोस्तों, सिंड्रोम और बीमारी में ये अंतर है कि बीमारी सिर्फ एक अंग को प्रभावित करती है, लेकिन जो सिंड्रोम है वो मल्टीपल अंगों को प्रभावित करते हैं। यानी बीमारियों या रोगों का जो समूह है वही उसी को बोलते हैं सिंड्रोम। तो एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यदि बात करें कि किस वायरस के कारण फैलता है एड्स, तो एड्स फैलता है HIV वायरस के कारण, जिसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण एड्स रोग फैलता है। और यह जो रोग है, ये HIV वायरस हैं, ये वायरस हमारे शरीर में टी लसिका कोशिकाएं होती हैं, उन पे क्या करता है, उनको संक्रमित करता है या उनमें संक्रमण हो जाता है इस वायरस के कारण। यदि लक्षण की बात करें तो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, वजन में अचानक गिरावट आने लगती है तथा शरीर में कमजोरी इसके प्रमुख लक्षण हैं। फैलने के माध्यम की बात करें तो यौन संबंध के माध्यम से फैलता है। इसके अलावा ग्रस्त माता से बच्चे में फैल सकता है तथा किसी दूषित सुई से फैल सकता है। यानी किसी व्यक्ति जिसको पहले से एड्स हैं और उसको जो सुई लगाई गई है किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को यदि लगा दी जाती है तो उस स्वस्थ मनुष्य को भी एड्स हो सकता है। तो इसके फैलने के ये मुख्य कारण हैं। बचाव की बात करें तो इसमें एंटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी ART दवाओं का उपयोग किया जाता है, जिससे जो एड्स कोशिकाएं हैं उनको ख़त्म करने में मददगार होती है। नेक्स्ट हमारा वायरस के कारण जो रोग फैलता है उसका नाम है रेबीज। रेबीज का जो जनक है वो है रैबिडो वायरस। रैबिडो वायरस के कारण रेबीज रोग फैलता है। और ये वह कौन होते हैं, तो कुत्ते और बिल्ली, यानी कि जो पागल कुत्ते और बिल्ली हैं उनमें रैबिडो वायरस पाया जाता है। और यदि ये रोग, ये जो कुत्ते और बिल्ली हैं, ये किसी स्वस्थ मनुष्य को काट लेते हैं तो उन मनुष्य में भी ये वायरस जा सकता है, जिसके कारण रेबीज रोग हो सकता है। बचाव की बात करें तो इसके टीके यानी वैक्सीन हैं। एक है रेबीपुर तथा HDCV, ये 2 टीके हैं जिनसे रेबीज का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा वायरस के कारण जो होने वाला रोग है वह है चेचक रोग। चेचक
जो है उसका जनक है वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण चेचक रोग फैलता है। लक्षण की बात करें तो इसमें भी तेज बुखार, कमर दर्द तथा सिर दर्द होता है। बचाव की बात करें तो चेचक का टीका लगाया जाता है चेचक के इलाज के लिए। तो ये वायरस के कारण फैलता है। वायरस के कारण फैलने वाला जो अगला रोग है वह है जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस का जो जनक है वो है आर्बो वायरस। आर्बो वायरस के कारण फैलता है जापानी इंसेफेलाइटिस। वाहक की बात करें तो ये क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर है और ये मच्छर जो धान के खेत होते हैं वहाँ पे पनपता है। यानी धान के खेतों में क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर पाया जाता है जिसके माध्यम से आर्बो वायरस मनुष्य में चला जाता है जो कि जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का कारण बनता है। प्रभावित अंग की बात करें तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है जापानी इंसेफेलाइटिस रोग। बचाव की बात करें तो जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन है जिसके माध्यम से इस रोग का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा वायरस के कारण होने वाला रोग है वो है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के जनक की बात करें तो मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई। मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई जनक के कारण या वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा रोग होता है। लक्षण की बात करें तो बुखार तथा सारे शरीर में यानी पूरे शरीर में दर्द होता है। बचाव की बात करें तो सर्दी से बचना चाहिए क्योंकि सर्दी में जो इन्फ्लुएंजा है वो ज़्यादा अटैक करता है। जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है वो ज़्यादा अटैक करता है। नेक्स्ट हमारा जो रोग है वह है डेंगू। डेंगू रोग का जो जनक है वह भी आर्बो वायरस ही है। यानी आर्बो वायरस के कारण ही डेंगू फैलता है लेकिन इसका जो वाहक है वो अलग है और वाहक क्या है मादा एडीज इजिप्टी। इसको मादा टाइगर भी कहा जाता है। मादा एडीज इजिप्टी के कारण आर्बो वायरस फैलता है मनुष्य में जिसके कारण डेंगू रोग हो जाता है। और लक्षण की बात करें तो बुखार तथा सारे शरीर में दर्द होता है तथा प्लेटलेट्स में गिरावट होने लगती है। हमारे शरीर में प्लेटलेट्स पाई जाती है। स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो लगभग 3.5 से लेकर 4 लाख के आसपास प्लेटलेट्स पाई जाती हैं एक स्वस्थ मनुष्य में। परंतु इस डेंगू रोग के कारण जो प्लेटलेट्स हैं वो गिरने लग जाती है, काफ़ी गिरने लग जाती है। डेंगू जो रोग हैं उसमें 2 टाइप्स के रोग होते हैं। एक होता है हड्डी तोड़ डेंगू जिसमें जो ये जवान लोगों में ज़्यादा होता है। पूरे शरीर में जो हड्डियां हैं उनमें काफ़ी दर्द होने लगता है। और दूसरा होता है रक्तस्रावित डेंगू। इसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। यानी जिन लोगों में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है उनमें ये जो डेंगू का खतरा है वो बहुत ज़्यादा रहता है। यानी उसमें मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये 2 प्रकार का रोग है। यदि बचाव की बात करें तो इसमें जो हमारे कीवी फल आता है एक, इसके अलावा नारियल पानी आता है तथा जो गिलोय आता है उस गिलोय का जूस पीना काफ़ी मददगार हो सकता है। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स कुछ दवाइयाँ और जो ग्लूकोज हैं वो भी चढ़ाते हैं। तो डेंगू के इलाज के लिए कारगर चीज़ें होती है कीवी, नारियल पानी तथा गिलोय का जूस जिसके माध्यम से जो हमारे प्लेटलेट्स हैं उनको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें जो भेड़ है उस भेड़ का जो दूध है उस भेड़ का दूध भी कारगर साबित होता है। नेक्स्ट हमारा जो रोग है वायरस के कारण वह है पोलियो रोग। पोलियो रोग की बात करें तो इसका जो जनक है वह पोलियो वायरस है और ये भोजन एवं जल के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और इसका लक्षण है विकलांगता। और इसके बचाव की बात करें तो इसमें 2 प्रकार की वैक्सीन दी जाती हैं। एक है साल्क का किल्ड वैक्सीन, ये इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है। साल्क का किल्ड वैक्सीन जो है ये इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है, जबकि जो साबीन का सजीव वैक्सीन है ये मुख के माध्यम से दी जाती है। ज़्यादातर हमारे देश में जो है वो साबीन का सजीव वैक्सीन दिया जाता है जो मुख के माध्यम से बच्चों को दिया जाता है, जिसको हम पोलियो की वैक्सीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रोग है वायरस के कारण वह है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का जो जनक है वह है टोगा वायरस। टोगा वायरस के कारण चिकनगुनिया फैलता है। इसका वाहक वो है एडीज इजिप्टी मच्छर। एडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा चिकनगुनिया रोग होता है, यानी टोगा वायरस फैलता है और उस वायरस के कारण चिकनगुनिया होता है। लक्षण की बात करें तो सिर दर्द होता है, बुखार होती है और पूरे शरीर में अत्यधिक थकान होती है। बचाव की बात करें तो क्लोरोक्वीन फास्फेट नाम की एक दवा है जिसके लेने से जो चिकनगुनिया है उसका असर कम होता है। नेक्स्ट जो रोग है वह है स्वाइन फ्लू। देखिए स्वाइन फ्लू का जो जनक है वह है H1N1 वायरस। H1N1 वायरस के कारण स्वाइन फ्लू फैलता है। दोस्तों यहाँ पे H और N के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनके कारण अलग अलग प्रकार के रोग फैलते हैं, लेकिन याद रखना कि जो स्वाइन फ्लू है उसमें H
1 और N1 होना चाहिए। H1N1 स्वाइन फ्लू का कारण बनता है, यानी इस वायरस के कारण स्वाइन फ्लू होता है। लक्षण की बात करें तो इसमें सर दर्द, बुखार तथा सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। बचाव की बात करें तो इसमें एक दवा है जिसका नाम है टेमीफ्लू। टेमीफ्लू नाम की दवाई दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, जिससे कि जो स्वाइन फ्लू है उसको ठीक किया जा सके। तो ये हमारे वायरस के कारण होने वाले रोग थे। इसमें भी जो जनक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। आपको सिंपली ये दे दिया जाएगा कि H1N1 वायरस के कारण कौन सा रोग फैलता है और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो यहाँ से आपको जनक तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनको आपको याद रखना चाहिए। आगे हम बात करते हैं परजीवी जनित रोग या फिर प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोगों की बात करते हैं। उसमें सबसे पहला रोग है मलेरिया। मलेरिया के जनक की बात करें तो प्लाज्मोडियम मच्छर होता है। उस प्लाज्मोडियम मच्छर के कारण मलेरिया रोग फैलता है। वाहक की बात करें तो मादा एनोफ्लीज मच्छर। इस मादा एनोफ्लीज मच्छर में ये प्लाज्मोडियम पाया जाता है और इस प्लाज्मोडियम के माध्यम से मलेरिया रोग फैलता है। लक्षण की बात करें तो सिरदर्द, बुखार, थकान, उल्टी जैसी शिकायतें होती हैं। बचाव की बात करें तो ये कुनीन का उपयोग किया जाता है। ये एक पेड़ होता है, उस पेड़ की छाल से कुनीन प्राप्त होता है। इसका उपयोग मलेरिया के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो डायरिया भी प्रोटोजोआ या परजीवी से फैलने वाला रोग है। जनक की बात करें तो जियार्डिया इंटेस्टोनेलिया नामक परजीवी के कारण ये रोग फैलता है और ये मानव की आंत में पाया जाता है। ये हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उस इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जिसके कारण रोगी को पतले दस्त होते हैं और बच्चों में ये रोग अधिक पाया जाता है। डायरिया रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है और इसमें पतले दस्त होते हैं। बचाव की बात करें तो इसकी एक दवा आती है जिसका नाम है एटेब्रिन दवा। ये डॉक्टर एटेब्रिन दवा देते हैं, जिसके माध्यम से जो डायरिया है वो रुक जाता है या डायरिया कम हो जाता है और ये बच्चों में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो रोग है परजीवी के कारण वह है पायरिया। देखो एंटी अमीबा जिंजीवेलिस परजीवी के कारण फैलता है। लक्षण की बात करें तो मसूड़ों से खून और मुंह से दुर्गंध आने लगती है। मसूड़ों से काफ़ी खून आने लगता है, यानी हम जब ब्रश करते हैं तो भी काफ़ी खून आता है और मुंह से काफ़ी दुर्गंध आती है, तो इसका मतलब है कि पायरिया रोग हो गया। और बचाव की बात करें तो मच्छरदानी का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि मच्छर के माध्यम से ही जो एंट अमीबा जिंजीवेलिस है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अगला रोग है हाथी पाँव रोग। हाथी पाँव जैसे नाम से ही है कि हमारे जो पाँव हैं वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं हाथी के समान। इसका अन्य नाम है जिसको फाइलेरिया कृमि के नाम से भी जानते हैं। तो हाथी पाँव का नाम ही फाइलेरिया कृमि है। याद रखना है कि कई बार एग्जाम्स में ये दिया गया है, हाथी पाँव की जगह फाइलेरिया कृमि। तो इसके अगर जनक की बात करें तो वुचेरिया बैंकोप्टाई एक तो यह है और दूसरा है वुचेरिया मेले। तो इन दो परजीवी के कारण हाथी पाँव रोग या फिर फाइलेरिया कृमि फैलता है। लक्षण की बात करें तो वहीं मसूड़ों से खून आने लगता है और मुंह में दुर्गंध आने लगती है। बचाव की बात करें तो आर्सेनिक युक्त दवाई देते हैं डॉक्टर। इसके अलावा डाईमिथाइल कार्बोमोनोजाइन नाम का जो केमिकल है वह भी दिया जाता है, जिससे कि जो हाथी पाँव है या फाइलेरिया है उसका इलाज किया जा सके। संक्रामक रोगों के बाद अब हम बात करते हैं आनुवंशिक रोगों की, यानी कि जो जेनेटिक डिजीज होती हैं उनके बारे में। आप सभी को पता होगा कि हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, या फिर जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं सभी मनुष्य में। स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि जोड़ी में होते हैं, और जोड़ी की बात करें तो टोटल 23 जोड़ी होती हैं। इसमें बात करें तो 22 + 1 होती हैं, जिसमें जो 22 जोड़ी होती है वो अलिंग गुणसूत्र की जोड़ी होती है, जबकि एक जो जोड़ी होती है वह लिंग गुणसूत्र की होती है। या फिर ऐसे कह सकते हैं 44 गुणसूत्र तो अलिंग गुणसूत्र होते हैं और जो 2 गुणसूत्र होते हैं वह लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिसको हम XX के नाम से या फिर XY के नाम से जानते हैं। यदि XX होता है तो उसमें लड़की का जन्म होता है और XY होता है तो उसमें लड़के का जन्म होता है। आई होप कि ये सब आप सभी को पता होगा। तो इन्हीं जो गुणसूत्र हैं उन गुणसूत्रों में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है तो अलग अलग प्रकार के आनुवंशिक रोग होते हैं। तो उसमें हमारा जो सबसे पहला रोग है वह है सिकल सेल एनीमिया।
सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो ये हमारे जो गुणसूत्र हैं उसमें 11वें अलिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र में विकृति उत्पन्न होती है। याद रखना, लिंग गुणसूत्र में नहीं, अलिंग गुणसूत्र, 11वें अलिंग गुणसूत्र में किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न हो जाती है तो जो सिकल सेल एनीमिया वह होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आरबीसीज होती है, रेड ब्लड सेल्स, वो सिकुड़कर हंसियाकार, जो हमारी हंसिया होती है ना, उस हंसिया के प्रकार की हमारी ये आरबीसी हो जाती है, जिसके कारण आरबीसी के सिकुड़ने के कारण हमारे जो उत्तक होते हैं वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली नहीं पहुँच पाता है और उत्तकों में हमारी ऑक्सीजन की कमी हो जाता है और इस रोग के कारण मृत्यु भी हो सकती है। तो याद रखना है कि सिकल सेल एनीमिया 11वें अलिंग गुणसूत्र में विकृति के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा जो रोग है वो है फिनाइल केटोन्यूरिया सॉरी फिनाइल केटोन्यूरिया नामक जो रोग है वह हमारे 12वें अलिंग गुणसूत्र में विकृति के कारण उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के मेरु में अमीनो अम्ल का अधिक जमाव हो जाता है, जिसके कारण हमारी बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, या फिर जिस व्यक्ति में ये रोग होता है उसकी बुद्धि कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट जो आता है आनुवंशिक रोग, उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में हमारा जो गुणसूत्र नंबर 21 है, इस 21 की तीसरी प्रतिलिपि गुणसूत्र के कारण, कहने का मतलब है कि जो हमारा 21वां गुणसूत्र है, इस 21वें गुणसूत्र की कॉपी बन जाती है, यानी सेम एज इट इज 21 के पास में जो 22वां गुणसूत्र आता है उस गुणसूत्र के स्थान पे 21वें की कॉपी हो जाती है और 22वां आगे खिसक जाता है। तो इस प्रकार से जो होने वाला रोग है वो डाउन सिंड्रोम कहलाता है और इसी कारण इसको ट्राइसोमी 21 के नाम से जानते हैं। ट्राइसोमी इसलिए क्योंकि ये 2 होने चाहिए थे, लेकिन ये 21 फिर यहाँ पे फिर 21 की फिर कॉपी हो जाती है और 22 हो जाती है, तो ये पहचानने में नहीं आता है, जिसके कारण इसको ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं। लक्षण की बात करें तो इसमें बुद्धि कमज़ोर होती है, मनुष्य की लंबाई कम रह जाती है या बच्चे की लंबाई कम रहती है, चेहरा गोलाकार तथा माथा चौड़ा रहता है तथा गर्दन भी छोटी रहती है। तो जिन व्यक्तियों में ये लक्षण पाया जाता है उनमें डाउन सिंड्रोम पाया जाता है, जो कि गुणसूत्र 21 की प्रतिलिपि के कारण, तीसरी प्रतिलिपि गुणसूत्र के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा जो रोग है वह है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्यों होता है, तो ये 18वें गुणसूत्र के अपृथक्करण के कारण होता है। ध्यान रखना, जो डाउन सिंड्रोम था वो 21वें गुणसूत्र के कारण हो रहा था, एडवर्ड सिंड्रोम है 18वें गुणसूत्र के अपृथक्करण के कारण होता है। और इस रोग के कारण या इस सिंड्रोम के कारण 90% बच्चे जन्म के प्रथम महीने में ही मर जाते हैं। जिन बच्चों में एडवर्ड सिंड्रोम होगा उनमें से 90% बच्चे प्रथम महीने में ही मर जाएंगे। नेक्स्ट सिंड्रोम आता है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र के अपृथक्करण के कारण होता है और इसमें भी 90% बच्चे प्रथम 3 महीने में ही मर जाते हैं। शुरू के जो 3 महीने हैं उनमें 90% बच्चे मर जाते हैं पटाऊ सिंड्रोम के कारण। ध्यान रखना, इसके लक्षण की बात करें तो अंगुलियां 5 से ज़्यादा, जन्म से बहरे तथा मस्तिष्क छोटा रहता है। लेकिन हमेशा यह याद रखना कि जिनमें अंगुलियां 5 से ज़्यादा हो, ये जरूरी नहीं कि उसमें पटाऊ सिंड्रोम हो। लाइक जैसे कि ऋतिक रोशन है तो उनमें अंगुलियां 5 से ज़्यादा यानी 6 हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पटाऊ सिंड्रोम से ग्रसित हैं। ये पटाऊ सिंड्रोम के लक्षण हैं, नहीं कि इन लक्षणों के कारण पटाऊ सिंड्रोम हो, ये जरूरी नहीं है। इसके बाद में जो अगला रोग है वह है फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। फिलाडेल्फिया सिंड्रोम की बात करें तो ये 22वें गुणसूत्र में विलोपन के कारण उत्पन्न होता है। फिलाडेल्फिया सिंड्रोम 22वें गुणसूत्र में विलोपन के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा जो सिंड्रोम है या फिर जो रोग है उसका नाम है क्राइडुचेट। क्राइडुचेट इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये 5वें गुणसूत्र की जो छोटी भुजा है उसमें आंशिक विलोपन हो जाता है, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। और इसका जो नाम है वो इसलिए रखा गया है कि जिस बच्चे में ये रोग होता है उसके रोने की आवाज़ बिल्ली के समान होती है और बच्चा जो मानसिक रूप से भी कमज़ोर होता है। जो बच्चा होता है वो एक तो बिल्ली के समान रोता है, दूसरा उसका जो जो मस्तिष्क है वह भी कमज़ोर रहता है। और ये होता क्यों है, तो ये 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा में आंशिक विलोपन के कारण उत्पन्न होता है। अगला जो रोग है वह है वर्णांधता या फिर बोल सकते हैं हम इसको कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में मेनली क्या होता है, जो रोगी होता है उसको लाल व हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाता, यानी पहचान नहीं कर पाता है कि कौन सा लाल रंग है और कौन सा हरा रंग है। वेरी इंपॉर्टेंट है, लाल व हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाता है, तो इस प्रकार का रोगी वर्णांधता से ग्रसित रहता है। नेक्स्ट रोग है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हमारा क्या होता है कि 44 तो एलिंग गुणसूत्र होते हैं और जो लिंग गुणसूत्र होता है उसमें होना चाहिए था 2 ही होने चाहिए थे, लेकिन या तो 3 हो जाए या फिर 4 हो जाए। यदि एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाए बच्चे में तो ऐसे जो बच्चे हैं वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होंगे और ऐसे व्यक्ति हैं वो नपुंसक होंगे। ध्यान रखना कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति नपुंसक होंगे और स्त्रियों के समान लक्षण होंगे, जैसे कि स्तन ग्रंथियों का उनमें अधिक विकास हो जाएगा। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक गुणसूत्र की अधिकता या फिर 2 गुणसूत्र की अधिकता के कारण होते हैं और ऐसे व्यक्ति नपुंसक होंगे। नेक्स्ट जो सिंड्रोम है या रोग है वह है टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम में जस्ट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का विपरीत है। इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जो भी कहाँ पे लिंग गुणसूत्र है उसमें एक की कमी हो जाती है, यानी केवल एक्स ही रहता है, उसके कारण टर्नर सिंड्रोम होता है। और ये जो व्यक्ति हैं वे मादा के समान दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें मासिक धर्म यानी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वह नहीं होती है। टर्नर सिंड्रोम में मादा के समान दिखाई देते हैं, लेकिन जो मासिक धर्म है मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वह नहीं होती है और ये एक गुणसूत्र के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट आता है हमारा जेकब या अपराधी सिंड्रोम। जेकब या अपराधी सिंड्रोम क्यों कहा जाता है? इसमें 44 प्लस जो एक्स वाई ये तो ही, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक वाई आ जाता है। एक्स्ट्रा वाई के कारण यह रोग होता है और इससे ग्रसित व्यक्ति में जन्मजात अपराधी के गुण होते हैं। ध्यान रखना, इसीलिए इसका नाम अपराधी सिंड्रोम रखा गया है और जिस व्यक्ति ने खोजा था उसका नाम था जेकब, इसलिए इसको जेकब या फिर अपराधी सिंड्रोम नाम दिया गया है। इसमें जो व्यक्ति है वह मानसिक रूप से विक्षिप्त तथा अधिक गुस्से वाला होगा, लेकिन ये कभी भी प्रेडिक्ट मत करना कि जो लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं या जिनको अधिक गुस्सा आता है वह अपराधी सिंड्रोम या जेकब सिंड्रोम से ग्रसित होंगे। ये जेकब सिंड्रोम की कंडीशन है कि यदि एक जेकब सिंड्रोम या अपराधी सिंड्रोम से कोई व्यक्ति ग्रसित है तो वो अधिक गुस्सैल व्यक्ति होगा और जन्मजात अपराधी के उसमें गुण होंगे, लेकिन अधिक गुस्सा आने का कारण कभी भी अपराधी सिंड्रोम नहीं होगा, याद रखना है। आनुवंशिक रोगों के बाद में हम बात करते हैं असंक्रामक रोग, यानी कि कहने का मतलब है कि ये यदि किसी व्यक्ति को हो जाते हैं तो दूसरे व्यक्ति में उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार से फैल नहीं सकते। इसमें हम बात करेंगे कैंसर की। तो देखो, कैंसर की बात करें तो कैंसर क्यों होता है? तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। हमारे शरीर में कोशिका विभाजन तो होता है, लेकिन कैंसर होने का कारण है अनियंत्रित कोशिका विभाजन। और ये अनियंत्रित कोशिका विभाजन क्या करता है कि ये हमारे शरीर में जो कोशिका विभाजन है वो गति करती है और गति करने के बाद में गांठ का रूप धारण कर लेती है, यानी कि एक प्रकार से ट्यूमर बन जाती है हमारे शरीर में। और इसका ये कारण है कि हमारे शरीर में या सभी के शरीर में एक जीन पाया जाता है जिसका नाम है ऑन्कोजीन्स, जो कि निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। ऑन्कोजीन्स नाम का जो जीन है वो निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, लेकिन बाहरी कारणों से ये सक्रिय हो जाता है। ऑन्कोजीन्स सक्रिय हो जाता है, निष्क्रिय से सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा कोशिका विभाजन है वह अनियंत्रित हो जाता है। और अनियंत्रित होने के कारण ये गति करने लगती हैं ये कोशिकाएं और एक गांठ का रूप धारण कर लेती हैं, ट्यूमर का रूप धारण कर लेती हैं। देखो, गांठ 2 प्रकार की होती है, एक स्टेबल होती है और एक गति करती है। स्टेबल जो है वो कैंसर उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन जो गति करती है वह कैंसर उत्पन्न करती है। लाइक जैसे हमारे मुंह से जो मस्सा हो जाता है वह मस्सा भी एक प्रकार की ट्यूमर ही है, लेकिन वह गति नहीं करती है, एक ही जगह पर रहती है, लेकिन उसके कारण कैंसर नहीं होता है। लेकिन जो ट्यूमर है या जो अनियंत्रित कोशिकाएँ हैं विभाजन के बाद में वह ट्यूमर उत्पन्न कर देती है, यानी कैंसर उत्पन्न कर देती हैं। अब कैंसर कई प्रकार का हो सकता है। लाइक देखो, आप देख सकते हो कार्सिनोमा, मेलेनोमा, सार्कोमा, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मायोमा, एडिनोमा और ग्लियोमा। तो ये अलग अलग जगह के अनुसार इनके नाम दिए जाते हैं। जैसे कार्सिनोमा और मेलेनोमा की बात करें तो ये हमारी जो उत्तक होते हैं उन उत्तकों में पाया जाता है। लाइक जैसे त्वचा है, ग्रंथियां हैं, आंतरिक अंग हैं, उनमें पाया जाता है। जैसे म्यूकस है, फेफड़े, स्तन, आमाशय, मुख, गला। तो इन सब में पाए जाने वाले जो कैंसर हैं उनको कार्सिनोमा तथा मेलेनोमा नाम दिया जाता है। इसके अलावा जो सार्कोमास हैं वो सार्कोमास जो हमारी मीसोडर्मल कोशिकाएं हैं, जैसे हड्डियां हैं और जो अन्य जो मांसपेशियां हैं उन मांसपेशियों में जो पाया जाता है कैंसर, उसको सार्कोमा कहा जाता है। ल्यूकीमा की बात करें तो ये हमारे ब्लड में पाया जाता है, यानी इसको ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। फिर जो लिम्फोमास है वो लिम्फोमास हमारी जो लसिका ग्रंथियां होती हैं उनमें गांठ होती है, तो उसको हम लिम्फोमा
कैंसर कहा जाता है। इसके बाद में मायोमा जो है वो पेशी ऊतकों का कैंसर होता है, और जो एडिनोमा है वो हमारी जो ग्रंथियां हैं उनमें ट्यूमर हो जाता है, तो हम उसको एडिनोमा कैंसर कहते हैं। इसके अलावा जो ग्लियोमा है वो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसमें उत्पन्न होता है, इसलिए जगह के स्थान के अनुसार अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं। अब यदि हम कैंसर के निदान की बात करें तो क्या इसका कोई इलाज है, तो इसमें 3 प्रकार का निदान है। एक होता है बायोप्सी, आपने नाम सुना होगा, दूसरा होता है रेडियोथेरेपी, और तीसरा होता है कीमोथेरेपी। देखो बायोप्सी में क्या किया जाता है कि सर्जरी के द्वारा जो हमारा ट्यूमर होता है या गांठ होती है उसको निकाल दिया जाता है या हटा दिया जाता है। रेडियोथेरेपी के माध्यम से क्या किया जाता है, इसमें विकिरण द्वारा जो कैंसर कोशिकाएं हैं उनको नष्ट किया जाता है, और कीमोथेरेपी में जो कैंसर कोशिकाएं हैं उनको औषधियों के माध्यम से नष्ट करने की कोशिश की जाती है। तो इनमें सबसे जो बढ़िया है वो है बायोप्सी, क्योंकि बायोप्सी के माध्यम से जो गांठ है उसको निकाल दिया जाता है, और ये तीनों ही कैंसर के इलाज में उपयोगी रहते हैं। यहाँ पे हमारे जो असंक्रामक रोग है वह भी ख़त्म होते हैं, यानी मेनली जो हमारे रोग हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब जो कुछ टेस्ट हैं वो टेस्ट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा टेस्ट किस रोग के लिए। तो देखो यदि आपसे ये पूछा जाए कि सिक टेस्ट किस काम में आता है, तो ये डिप्थीरिया जो रोग है उसके परीक्षण में काम में लिया जाता है। यदि डिप्थीरिया रोग होता है तो उसमें सिक टेस्ट किया जाता है। तपेदिक जो रोग है यानी जो टीबी होता है उसमें मेंटॉक्स टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा जो न्यूमोनिया है उस न्यूमोनिया में नाइल सोल्यूबिलिटी टेस्ट किया जाता है। नाइल सोल्यूबिलिटी टेस्ट किया जाता है न्यूमोनिया रोग होने पर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तो स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो एड्स है या फिर जो HIV वायरस है उस HIV वायरस के परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो उसको एलिसा टेस्ट के नाम से जानते हैं। एलिसा टेस्ट HIV के परीक्षण के लिए किया जाता है। यहाँ पे हमारे जितने भी रोग थे वो ख़त्म होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि RAS प्रीलिम्स में 3 क्वेश्चन आए थे 2021 में, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखना बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। सबसे जो पहला क्वेश्चन था 94 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें था कि ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन थे एडवर्ड सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम, इवांस सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, एडवर्ड सिंड्रोम, क्योंकि मैंने बताया था कि गुणसूत्र 21 की कॉपी के कारण, गुणसूत्र 21 की कॉपी के कारण क्या हो जाता है, जो एडवर्ड सिंड्रोम है वो हो जाता है, जिसको ट्राइसोमी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद में नेक्स्ट इसका 95 वाला जो क्वेश्चन था वो था जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर में किस हिस्से को संक्रमित करता है या किस हिस्से को प्रभावित करता है, त्वचा को, मस्तिष्क को, लाल रुधिर कोशिकाओं या फिर फेफड़े को। तो इसका सही उत्तर था मस्तिष्क को। मैंने बताया था कि जापानी इंसेफेलाइटिस रोग है, मस्तिष्क को अधिक प्रभावित करता है, और इसका जो विषाणु है वो धान के खेतों में पनपता है, धान के खेतों में पनपता है, और जापानी इंसेफेलाइटिस रोग फैलाता है जो कि मस्तिष्क को अधिक प्रभावित करता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, और ये जो क्वेश्चन है वो इसलिए भी आया था क्योंकि उस समय जो जापानी इंसेफेलाइटिस है वो चर्चा में था। बिहार और जो उत्तर प्रदेश हैं वहाँ पर जापानी इंसेफेलाइटिस के जो केसेस हैं वो अधिक देखे गए थे, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो 96 नंबर का क्वेश्चन था, यानी सीरियल वाइज थे 94, 95, 96। तो जो 96 वाला क्वेश्चन था वो था कि कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है। याद रखना हमेशा जो नहीं वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप गोला कर लिया करें। तो इनमें से कौन सा जूनोटिक रोग नहीं है। देखो 2 तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चन सोल्व, या तो आपको डायरेक्टली पता हो कि जूनोटिक रोग कौन सा नहीं है, या फिर ऐसा हो कि आपको ये पता हो कि कौन से जूनोटिक रोग है। तो एलिमिनेशन के माध्यम से ऐसा क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्लेग होता है वो चूहे और बिल्ली के कारण हमारे शरीर में प्रवेश करता है, और ये कैसा रोग था, जूनोटिक रोग था। फिर इसके बाद में कुत्ते और बिल्ली, पागल कुत्ते और बिल्ली के काटने के कारण रेबीज रोग होता है, यानी कि ये भी गया, ये भी गया। फिर इसके बाद में आता है म्यूकोरमाइकोसिस, अब पता नहीं ये क्या है। फिर इसके बाद में था सार्स। सार्स का मतलब है जो कोविड रोग फैला था, वो कोविड रोग का वाहक भी क्या था, वायरस था। इसका मतलब वायरस भी क्या है, एक जूनोटिक रोग है, तो इसका मतलब ये भी गया। तो इसका जो सही उत्तर था वो था म्यूकोरमाइकोसिस, यानी म्यूकोरमाइकोसिस क्या नहीं है, एक जूनोटिक रोग नहीं है। तो ये सिंपल क्वेश्चंस थे। आई होप कि इस बार भी आने की संभावना अधिक है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप अपने क्वेश्चंस आई होप कि डील कर पाओगे। तो ये जो वीडियो है यहाँ पे कंप्लीट होता है।
स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और एक लाइक और शेयर तो ज़रूर बनता है। तो धन्यवाद दोस्तों, और करते रहिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी नज़दीक है। और विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द एस्पायरेंट्स। थैंक यू सो मच दोस्तों।